आज का ये वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो अपनी ड्रीम कार प्लान करना चाहते हैं। आप इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर गाड़ियां देख तो रहे हो, पर वो गाड़ी आपके घर कैसे आएगी, आज उसकी प्रैक्टिकल प्लानिंग होगी इस वीडियो के अंदर। हाउ टू गेट योर ड्रीम कार। अब हम बात कर रहे थे राहुल की, एक फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर हम हैं, तो हमें जब फाइनेंस प्लान कर रहे हैं, हमें गाड़ी का भी खर्चा प्लान करना है। ये वीडियो एक प्लानिंग के ऊपर बेस्ड वीडियो है। अब राहुल ने पैसे कमाने शुरू कर दिए, बट वो कौन सी गाड़ी खरीदे? उसका मन तो है कि मैं फरारी खरीद लूं, बट क्या वो फरारी खरीद सकता है? और अगर खरीद सकता है तो उसका कोई रूल या फॉर्मूला है? अभी हम उसे समझेंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, इस चीज़ में कंफ्यूज्ड है कि हमें नई गाड़ी लेनी चाहिए या सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए, क्या बेटर डिसीजन रहेगा? अगर आप सेकेंड हैंड लेने भी जा रहे हैं तो क्या देखना है, क्या स्टेप्स हैं जिससे आप एक राइट कार लेकर आ पाओगे, और उसकी प्लानिंग कैसे होगी, हम इसी वीडियो में समझेंगे। अब राहुल के लिए एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। एक बहुत फेमस रूल है जो है 24-10 रूल। अब ये जो रूल है ये फेमस तो बहुत है, इसका मतलब क्या है मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूं, और इसी से ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियां प्लान करते हैं। मैं आपको बता देता हूं पहले ये रूल क्या है, बट उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है 20 मतलब 20% आपके पास पैसा होना चाहिए ऑलरेडी डाउन पेमेंट करने के लिए। मतलब आप जो भी गाड़ी लेकर आने वाले हो, आपने पसंद तो कर लीजिए 1 करोड़ की गाड़ी, 1 करोड़ की आप मर्सिडीज लेके आओगे या BMW लेकर आओगे, वो 1 करोड़ की है, तो आपके पास पहले 20 लाख होने चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए की गाड़ी प्लान कर रहे हो तो आपके पास 10 लाख के हिसाब से 20% अगर हम लगाएं तो 2 लाख रुपया पहले होना चाहिए। अगर आपके पास इतना भी नहीं है तो आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। सेकेंड, जब आप EMI कराएंगे तो वो EMI 4 साल से ऊपर की आपको नहीं बनवानी है। अभी मैं आपको इसका रीजन आगे दिखाऊंगा, ठीक है? तो आप 4 इयर्स से ऊपर EMI नहीं बनवाने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, इसके ऊपर भी हमें डिस्कशन करनी है कि गाड़ी के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि सर्विस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, और जो आप फ्यूल कॉस्ट लगाते हैं। इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी हमें पता नहीं होता, गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चे आते रहते हैं। ये जो भी खर्चे आएंगे इसकी प्लानिंग अभी हम करेंगे। ये 10% से ऊपर नहीं होने चाहिए आपकी मंथली इनकम के। अब इस रूल के ऊपर हम जस्ट बात करने वाले हैं। उससे पहले मैंने बोला था एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रूल से भी। वो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हो, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गाड़ी मैं खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता, बस बात खत्म। ये मैं अफोर्ड कर सकता हूं नहीं कर सकता, कैसे पता लगेगा? ठीक है, आप जो भी गाड़ी प्लान कर रहे हो वो 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी एनुअल इनकम के। अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी ला रहे हैं, आप बेशक लाइए, आप खरीदिए। आप 10 लाख की ला रहे हैं, बिल्कुल खरीदिए। आप 5 लाख की ला रहे हैं, आप बिल्कुल खरीदिए। बट अगर आप कोई भी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो आप ये देखिए उससे डबल मेरी सालाना कमाई है या नहीं है। अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी ला रहे हैं तो 2 करोड़ आपकी सालाना कमाई होनी चाहिए। अगर आप 10 लाख की गाड़ी ला रहे हैं तो आपकी 20 लाख सालाना कमाई होनी चाहिए। अगर आपकी सालाना कमाई, एनुअल इनकम डबल नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। उसकी कैलकुलेशंस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है यहां पर। अब इसकी प्लानिंग और जो कैलकुलेशंस है ये जस्ट सब हम देखेंगे, ठीक है? तो 20% हम बात कर रहे हैं डाउन पेमेंट की। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। सो आप यहां पर स्क्रीन पर देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक 10 लाख रुपए की कार प्लान कर रहे हैं, तो अब 20% तो आपने डाउन पेमेंट में दे दिया, तो आपको 8 लाख रुपए का लोन चाहिए होगा। अब यहाँ पे 6.5% लिखा है, 6.5% में आपको कहीं लोन नहीं मिलेगा गाड़ी के लिए। हम प्रैक्टिकल चलेंगे। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आपको लगभग 9% के आसपास, 8.5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, तो मैंने एक एवरेज ले ली। 9% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कार लोन मिलेगा। टेन्योर हम लेंगे 4 साल का। तो अगर आप इसे देखें यहाँ पर तो आपकी EMI आ रही है लगभग 20,000 की, 19,900। अब सोचिए कोई आदमी कहे कि भाई मैं 40,000 रुपये महीना कमाता हूँ, मैं 40,000 रुपये महीना कमाता हूँ और मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, तो मैं 20,000 की किस्त तो अफोर्ड कर लूंगा, और 20,000 में मेरे को घर की कोई लायबिलिटी नहीं है, राशन मम्मी पापा देखते हैं, बिजली का बिल मम्मी पापा देखते हैं, और मैं कमा रहा हूँ, मैं आराम से अफोर्ड कर लूंगा। बट क्या ये 20,000 की EMI पर आप गाड़ी लेकर आ सकते हो? किसी ने 2 लाख रुपए जोड़ लिए, मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ। तो इसे समझते हैं। यहाँ पर EMI हमें समझ आ गई कि EMI कितनी आएगी
उसके बाद देखिए यहाँ पर ईएमआई और डाउन पेमेंट के बाद 4 इयर्स के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी कि इसका खर्चा आपकी 10% सैलरी से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई 40,000 कमा रहा है तो 10% हुआ 4,000 रुपये। बट आप समझिए उसके ऊपर कितने खर्चे आने वाले हैं जो कई सारे लोग प्लान ही नहीं करते। नंबर 1 सर्विस कितने की होगी? 10 लाख रुपए की गाड़ी की। अब ये टिपिकली डिपेंड करता है, बट हमें एवरेज कॉस्ट ले लेते हैं भाई, जितने लाख की गाड़ी होती है उतने हजार की तो आपकी सर्विस आएगी। तो अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 10-12 हजार रुपये आप मान के चलिए, मैं फिर भी 12,000 रुपये मान लेता हूं। और आपको हो सकता है साल में एक बार से ज्यादा सर्विस करानी पड़े। अगर आप एक बार से ज्यादा सर्विस कराएंगे तो ये आपको पहले मान के चलना पड़ेगा कि 24,000 रुपये का तो मेरा सर्विस का एक्सपेंस आएगा। अगर कोई 1 करोड़ की गाड़ी ले रहा है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए सर्विस में लग जाएगा। तो अब 1 लाख रुपए अगर आपका सर्विस में लगेगा, हो सकता है आप साल में एक ही बार सर्विस कराओ, तो आपको उसकी कैलकुलेशन पहले करनी पड़ेगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अब ये सर्विस जो कॉस्ट है, इलेक्ट्रिक कार अगर कोई ले रहा है तो यहां पर कई सारी चीजें बच सकती है। सो ये इलेक्ट्रिक कार के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में इंजन ऑयल नहीं डलना आपका, तो कई सारी चीजें होंगी जो आपकी बच जाएंगी, है ना। यहां पर अगर आपकी कोई डीजल या पेट्रोल कार है तो आपकी सर्विस कॉस्ट आएगी। पॉइंट नंबर 2, पेट्रोल कॉस्ट की हम बात करते हैं, जो कि आपका मंथली फ्यूल कॉस्ट आएगा पेट्रोल डीजल का। अब अगर इन इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से आप चलेंगे तो आप कुछ पैसे बचा लेंगे, बट यहां पर आपको देखना है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो शायद 10 लाख की रेंज में आपको ढंग की मिले भी ना, वो आपकी चॉइस है, हो सकता है मिल भी जाए। तो आपको चेक करना है कि आप क्या करने वाले हो, तो ये आपको पहले प्लान करना है। आपका मंथली फ्यूल एक्सपेंस आपको देखना है। अगर मैं मान लेता हूं आपका घर से बहुत ज्यादा पास ऑफिस है भी, तब भी आपका अगर आप फ्यूल कॉस्ट लगाओगे तो 10,000 का मिनिमम आपका मंथली फ्यूल कॉस्ट आएगा। साल का तो फिर आप जोड़ी लो 1,20,000 हो गया, बट अभी मंथली ही लिख लेते हैं। एंड थर्ड जो लोग भूल जाते हैं, और वो होता है इंश्योरेंस। अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तब भी इंश्योरेंस जरूरी है, पुरानी ले रहे हैं तब भी जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पार्टी ना लेके थर्ड पार्टी ले लेते हैं। अब थर्ड पार्टी में आपका ट्रैफिक पुलिस में चालान तो नहीं काटेगा, वो तो बच जाएगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बेसिकली थर्ड पार्टी को बेनिफिट मिल जाता है। मतलब अगर आपने किसी और की कार को हिट कर दिया, आपसे गलती होगी, तो आपको आपकी गाड़ी का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। आपको आपकी गाड़ी का क्लेम तब मिलता जब आपके फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता। फर्स्ट पार्टी में थर्ड पार्टी इनबिल्ट होता। थर्ड पार्टी तो गवर्नमेंट कहती है कि वो होना बहुत जरूरी है। सामने वाला आदमी मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहा था, रोल्स रॉयस चला रहा था, आप चला रहे थे वैगनार। आपकी गाड़ी वैगनार मान लीजिए 5-6-7 लाख रुपए की है, बट अगर आपने उसे हिट किया तो उसका एक्सपेंस मान लीजिए 20 लाख रुपए का आ गया। अब आप कहेंगे मैं 20 लाख कहां से दूंगा? अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो थर्ड पार्टी क्लेम यहां पर हो जाएगा, और वहां पर आप 20 लाख रुपए नहीं देंगे। जो कंपनी ने इंश्योरेंस किया वो कंपनी 20 लाख रुपए का क्लेम पास करेगी सामने वाले को। एग्जाम्पल के लिए, आप कार चला रहे थे, आपने किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को हिट कर दिया। अब अगर एक बड़ा बिजनेसमैन हिट हो गया, भगवान ना करे, बट मान लीजिए उनकी डेथ हो गई, पैसे कौन देगा? मतलब वहां पर अगेन एक इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है। तो वहां पर इंश्योरेंस देती है थर्ड पार्टी। अब कई लोगों को थर्ड पार्टी भी नहीं होता इंश्योरेंस, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस में चालान काटते हैं। पर फर्स्ट पार्टी होना चाहिए अपनी खुद की कार के लिए। अगर आपकी कार डैमेज होगी तो फिर क्या होगा? उसका क्लेम कहां से मिलेगा? वरना आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आज की डेट में इंश्योरेंस, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज वेरी इजी। आप ऑनलाइन जाके भी खुद से इंश्योरेंस ले सकते हो, चाहे आपके पास 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो। तो एग्जाम्पल, मैं कोई प्रमोशन नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ, आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाते हो, आप खुद से जाके ले सकते हो। आपको किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं है, किसी को कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी आपके लिए लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, सो दैट आप चेक कर सको कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कितने का आ रहा है। बट फिर भी मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर किसी पर 10 लाख की गाड़ी है तो आप मिनिमम मान लीजिए आपका 20-25 हज़ार रुपए का, 24,000 रुपये हम लिख लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 24,000 रुपये का आपका इंश्योरेंस की कॉस्ट आएगी। अगर आपकी 24,000 रुपये की इंश्योरेंस कॉस्ट आती है, तो इसे अगर मंथली देखेंगे तो मंथली हमने 2,000 रुपये इंश्योरेंस पे खर्च किया। हमने यहां पर 24,000 रुपये लिया था सर्विस का, तो 2,000 रुपये हमने मंथली एक्सपेंस सर्विस का खर्च किया गाड़ी के लिए। और फ्यूल हमारा 10,000 रुपये का था, 10,000 का हमारी फ्यूल की कॉस्ट थी। और अभी तो आप 1,000 रुपये मिसलिनियस का लिख के चलिए, क्योंकि गाड़ी में ना कई सारी चीजें होती हैं, छोटे छोटे वियर एंड टियर होते हैं। साल का अभी आपको पता नहीं कि साल में 2 बार 5-5 हज़ार के 2 बार बिल आ जाए आपके, तो आप 1,000 रुपये मिसलिनियस का डाल दीजिए। तो आप अगर एक कॉस्ट लगाएंगे तो 15,000 रुपये बैठ गया मोटा मोटा। ये 15,000 रुपये हमने लिखा है, रूल किया है 10% जो आपका एक्सपेंस है वो 10% होना चाहिए आपकी मंथली इनकम का।
मतलब अगर आप यहां पर 1.5 लाख कमाते हैं तो आप इस तरीके से इस कार को अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि 10 लाख रुपए की है, जिसकी सर्विस इतने की है, फ्यूल इतने का है, इंश्योरेंस इतने का है। मान लीजिए आप 75,000 कमाते हैं तो आप 10 लाख की जगह 5 लाख की गाड़ी लीजिए। अब 5 लाख की गाड़ी होगी तो सर्विस की कॉस्ट भी कम आएगी, फ्यूल की माइलेज भी अच्छी आएगी और इंश्योरेंस भी कम का होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना कमाते हो और उसके हिसाब से आप कौन सी कार अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि लोग ये गलतियां करते हैं आज की डेट में। अब यहां से हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, जो आ जाता है सेकेंड हैंड कार्स। ये सेकेंड हैंड कार्स की मार्केट बहुत बड़ी हो गई है, बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है। नई गाड़ियां बिक रही हैं, आप देखिए उतनी स्पीड से पुरानी गाड़ियां भी बिक रही हैं मार्केट में। अब सेकेंड हैंड कार मार्केट में कई लोगों के अंदर सवाल आता है कि अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम क्या सेकेंड हैंड कार खरीदें। यहां पर देखिए, अगर एक आदमी कार खरीदने जा रहा है, वो सोच रहा है मैं वैगनआर खरीदूंगा, नहीं, बट उतने ही पैसों में कोई अच्छी मारुति की जगह होंडा सिटी मिल रही है सेकेंड हैंड, तो वो मारुति खरीदे या होंडा सिटी खरीदे। अब यहां से कई चीजें शुरू होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आप कार क्यों खरीद रहे हैं? देखिए, कार एक हमारे लिए एक यूटिलिटी है, हमारी जरूरत है। जब मैंने भी अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी तब बहुत सारे पैसे नहीं होते थे मेरे पास, तो मैंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी, फोर्ड फीगो। ऑल दो उस गाड़ी ने मुझे कभी परेशान भी किया। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां हैं जो जनरली लोग कर देते हैं, जो आपको नहीं करनी अगर आप सेकेंड हैंड कार लेने जा रहे हैं। अब यहां पे हमने बोला कि लोग एक गलती क्या करते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते और वो कार खरीद लेते हैं। तो यहीं से सेकेंड हैंड कार्स इतनी ज़्यादा फेमस इसलिए हो रही हैं, लोग खरीद लेते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते इसलिए बेच देते हैं, तो पैसे मिल जाते हैं। तो लोग सेकेंड हैंड मतलब अपनी गाड़ी क्यों बेचते हैं? तो गाड़ी सेकेंड हैंड इसलिए हो रही है, पॉइंट नंबर 1, कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और इसलिए कार को बेच देते हैं। पॉइंट नंबर 2, लोग कार तब बेचते हैं जब वो गाड़ी 3, 4, 5 साल पुरानी हो जाती है, उससे ज़्यादा पुरानी हो जाती है और उसके अंदर वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट होता है, कहीं या तो कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कोई इंजन प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मशीन है, तो किसी प्रॉब्लम की वजह से आके वो गाड़ी को बेचते हैं। और पॉइंट नंबर 3, मतलब शौकिया लोग होते हैं, भाई नई गाड़ी ले रहे हैं तो पुरानी बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की भी जरूरत नहीं थी, गाड़ी खराब भी नहीं है, बट बस एक शौकिया तौर पर थोड़ा सा हमने चला लिया गाड़ियों को, हमने मजे ले लिए, अब हम इसे बेच रहे हैं, हम नई गाड़ी ले रहे हैं। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ी बेचते हैं। पर आप पता है कहां पर ट्रैप हो सकते हो? आप ट्रैप वहां पर हो सकते हो जब आपको कोई प्रॉब्लम वाली कार मिल जाती है। सो आप ये प्रॉब्लम वाली कार में ना फंसो। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, आप गाड़ी क्यों ले रहे हो? हमने बोला यूटिलिटी के लिए गाड़ी लेते हैं या आप शो ऑफ के लिए गाड़ी ले रहे हो। क्योंकि होता क्या है, लोग अपना बैंक बैलेंस नहीं दिखा पाते, लोग अपना स्टेटस मार्केट में दिखाने के लिए, सोसाइटी में दिखाने के लिए ना अपनी हैसियत से महंगी गाड़ी ले लेते हैं, वो दिखाने के लिए कि हमारे पास एक कार है। आईफोन भी लोग इसीलिए लेते हैं। आपको मैंने रूल पहले बताया था कि आप कोई भी गाड़ी खरीदिए, वो गाड़ी 50% होनी चाहिए आपकी एनुअल इनकम की, मैक्सिमम, उससे कम ही होनी चाहिए। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सेकेंड हैंड भी ले रहे हैं तो रूल यही रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं मैं होंडा सिटी ले लेता हूं, वो होंडा सिटी मान लीजिए आपको 6-7 लाख रुपए की पड़ रही है, 6 लाख रुपए की पड़ रही है, तो अगर आप 6 लाख देखें तो क्या आप साल के 12 लाख कमाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आपकी चॉइस है कि ठीक है आप होंडा सिटी खरीदना चाहते हैं या वैगनआर खरीदना चाहते हैं। अगर आप होंडा सिटी खरीदना चाहते हैं, फिर ये वाले पैरामीटर्स भी हैं कि आप जो भी कमाते हैं, अगर आप उसकी ईएमआई करा लेते हो 20% आपको डाउन पेमेंट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाओगे और ईएमआई कराओगे, तो जो लोन का आपने देखा, जैसे हमने 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया था, सेकेंड हैंड में वो सीधा 12% हो जाएगा, 13% हो जाएगा, 18% तक लोग सेकेंड हैंड गाड़ियों में रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लोन उठा रहे हैं मार्केट में। उससे भी ज्यादा हो सकता है, एनबीएफसीज कर रही हैं। सो यहां पर लोग फंस जाते हैं। वो सेकेंड हैंड तो लेने जाते हैं बट उन्हें समझ नहीं आता कि वो फंस रहे हैं। इसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वरना आपको समझ नहीं आएगी मेरी बात। देखिए, कोई आदमी सोचता है यार गाड़ी तो इतने की है, गाड़ी आप नहीं ले रहे हो, यहां पे मैं ये मान रहा हूं कि आपने 6 लाख की गाड़ी पसंद करी, 6 लाख की आपकी वैगनआर थी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने की आती है, तो सॉरी फॉर दैट, बट मान लीजिए 6 लाख की वैगनआर है और 6 लाख रुपए में आपको एक होंडा सिटी मिल रही है। अब 20% आपके पास है, 1,20,000 है, तो हम 4,80,000 का लोन ले लेते हैं। 4,80,000 का लोन जैसे हमने लिया 9% के हिसाब से, अगर आपने नई गाड़ी पे वैगनआर पे लिया होता 4 साल के लिए, तो आपकी किस्त आती लगभग 12,000 रुपए की। आप कहोगे समझ आ रहा है,
बट मेरे भाई अगर आपको ये लोन कोई एनबीएफसी देती है, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ियों पर आपको लोन महंगा मिलेगा, कोई भी बैंक भी महंगा देगा, और एनबीएफसी से लिया तो एग्जाम्पल 18% पे दिया तो आपकी 14,000 रुपए की यहाँ पे ईएमआई बनेगी। यहाँ पर देखिए आपको 14,000 रुपए हो सकता है, आपको लग रहा हो कुछ बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पर 9% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 9% के हिसाब से था 12,000, 18% के हिसाब से यहां पर है ईएमआई 14,000। अब कई लोग बोलेंगे यार 14,000 ही तो है, बट आप नीचे अमाउंट देखिएगा, टोटल अमाउंट यहां पर आ गया कि आपने जो इंटरेस्ट दिया है वो 1,96,800 का दिया है, और यहां पर 9% के हिसाब से आपने 93,000 का दिया है। 1 लाख से ऊपर, मतलब डबल से ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब ये यहां पर 4,80,000 रुपए तो आपको कोई बड़ा अमाउंट नहीं भी लग रहा हो, तो मैं आपको ये दिखा दूं, अगर मैं यहां पे कुछ चीजें चेंज करता हूं, जैसे कि मैं यहां पे एक 0 ऐड करता हूं, तो होगा क्या, यहां पर आपका इंटरेस्ट आ गया 9,33,000 का। अब किसी को ये बात बड़ी लग रही होगी, 9 लाख का इंटरेस्ट, वो तो सिर्फ 9% पे था मेरे भाई। अगर आप इसे 18% पे ले जाओगे ना, तो ये सीधा बढ़कर हो जाएगा आपका 19 लाख। तो आपको 10 लाख से ज्यादा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हो तो आप ये चेक कीजिए, आप अगर लोन ले रहे हो तो लोन आपको कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, ज्यादा पे ही मिलेगा। अब पॉइंट नंबर 2, ये सब आपको पता लग गया। हम बात कर रहे थे सेकेंड हैंड की, तो आपको 3 चीजें चेक करनी है अगर आप सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको सर्विस रिकॉर्ड देखना है। इसके बिना तो आप गाड़ी लेंगे ही नहीं, चाहे कितनी ही सस्ती मिल रही हो। आप समझिए कोई आदमी अपनी अच्छी चीज को, जो शौकिया आदमी होगा, वो अपनी अच्छी चीज को जिसने बहुत अच्छे से मेंटेन करी है, वो सस्ते में क्यों बेचेगा? कोई आदमी सस्ते में तब बेचेगा जब उसमें या तो कोई प्रॉब्लम हो। मैं एक फ्रेंड को जानता हूं अपने, जिसने गाड़ी खरीदी, उसने गाड़ी तो ये देख के खरीद ली, OLX पे देख रहा था वो कार, उसे लगा तो बड़ी सस्ती मिल रही है। उसमें नीचे एक लाइन और लिखी थी, मेरा जो भाई है वो HDFC बैंक में काम करता है, लोन भी करा देगा। तो उसने कांटेक्ट किया, उसने कहा हाँ जी मेरा भाई है। कोई भाई नहीं था, वो NBFC से लोन कराया उसने, वो लोन करा दिया उसने NBFC से, लोन महंगा मिला। पॉइंट नंबर 2, उसने सर्विस रिकॉर्ड ही नहीं चेक किया, वो एक्सीडेंटल कार थी और उसने एक्सीडेंटल कार ले ली। अब उसने खरीद तो ली, उसकी बिकनी भी मुश्किल हो गई। तो अगर आप ऐसे कोई ट्रैप में फंस जाते हो, तो आप तो देख रहे हो ये चमचमाती हुई गाड़ी है, क्योंकि जो ये डीलर्स होंगे ना, ये गाड़ी को ऐसा रखेंगे जैसे बिल्कुल शोरूम कंडीशन, बट अंदर गार्ड में क्या है ये आपको नहीं पता। तो पॉइंट नंबर 1, आपको सर्विस रिकॉर्ड देखना है, क्योंकि जो ये डीलर्स होते हैं ना, मीटर बैक करके बेचते हैं। गाड़ी चली होती है 1 लाख किलोमीटर, उसे दिखाएंगे जी 40,000 चली है। अच्छा, मुंह से बोल देंगे, आजकल तो डीलर्स इतने शाणे हो गए हैं, मुंह से बोलेंगे हाँ जी थोड़ा सा मीटर बैक किया हुआ है जी, 30,000 पे कर दिया, वो था 50,000, थोड़ा सा दिखाने के लिए, वो होता है 1.5 लाख। क्योंकि एक बार बैक कर दिया तो फिर आपको नहीं पता वो एक्चुअल में कितनी चली थी। बट जब सर्विस रिकॉर्ड अगर आपके पास है, तो जब गाड़ी सर्विस पे जाती है तो वहां पर सर्विस स्टेशन में वो मार्क कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि कितने किलोमीटर कार चली हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा सर्विस रिकॉर्ड है, उसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या क्या पार्ट्स डले हैं, सब कुछ पता होगा आपको अगर सर्विस रिकॉर्ड होगा। अगर ये नहीं है तो ये एक बिग रेड फ्लैग है आपके लिए, बिग नो है, वो गाड़ी आपको नहीं लेनी चाहिए, कितनी सस्ती हो, क्योंकि आपको परेशान करेगी। सेम ऐसा मेरे एक और फ्रेंड के साथ हुआ, उसने ये वाली बात नहीं मानी मेरी। उसने कहा BMW है यार 10 लाख रुपए की मिल रही है, मात्र 3 सीरीज 10 लाख की मिल रही है। तो मुझे वैसे ही डाउट हो गया यार, बड़ी सस्ती मिल रही है, कितनी पुरानी है? उसने कहा जी मात्र 4 साल पुरानी है। तो मुझे बहुत बड़ा डाउट हुआ, मैंने कहा पक्का इसमें प्रॉब्लम होगी। तो मैंने उसे एक सजेशन दी, मैं आपको भी दे रहा हूं। मैंने उसे बोला कि एक काम कर यार, अपने ना लोकल मैकेनिक को ले जा, लोकल कोई मैकेनिक हो, कोई आसपास कोई शॉप है, इतनी मैकेनिक शॉप्स खुली हुई हैं, उसे बोल कि मुझे ना गाड़ी में डाउट लग रहा है और चेक करके बताओ उसमें क्या डाउट है। वो लोकल मैकेनिक को लेकर गया, उसने विजिटिंग चार्ज लिए 500,000 रुपए कुछ लिए होंगे मैकेनिक ने जाने के। वो गया और उसने बताया बाबूजी इसमें सस्पेंशन खराब है। उसे नहीं पता लग रहा था, तो ड्राइव लेके आया, उसने कहा बहुत बढ़िया चल रही है BMW, पर सस्पेंशन खराब है। उसने पता किया कंपनी में सस्पेंशन, वो हिल गया। वो कह रहा 10 लाख की तो गाड़ी ले रहा हूं, 5-6 लाख का तो सस्पेंशन का काम होगा। अगर वो कार ले लेता तो उसके 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगने थे, इसलिए वो इतनी सस्ती मिल रही थी और लोगों को ये नहीं पता होता। पॉइंट नंबर 3, आपको इंश्योरेंस भी चेक करना है, इंश्योरेंस क्लेम भी चेक करने हैं। इंश्योरेंस ट्रांसफर हो जाता है, इंपॉर्टेंट है।
महंगी गाड़ियों का इंश्योरेंस महंगा होता है। अगर कोई आदमी उसे खरीद रहा है और उसमें वैलिडिटी बची है 6 महीने की, 8 महीने की, कोई भी टाइम पीरियड बचा हुआ है, तो वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। लोगों को नहीं पता होता, लोग नया इंश्योरेंस करा लेते हैं। इंश्योरेंस एजेंट तो बैठे ही हैं बेचने के लिए माल, तो आपको ये समझना है। तो इंश्योरेंस ट्रांसफर भी हो जाता है। फाइनली मैंने आपको बोला कि आपको एजेंट से लेने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया। आप ऑनलाइन जाके पॉलिसी बाजार से भी कोई भी आपको इंश्योरेंस लेना आप ले सकते हैं, बट कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया। यहाँ पर सेकेंड हैंड कार्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों को बहुत अच्छी कार्स मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगेन मेरे एक फ्रेंड ने कार खरीदी थी सिर्फ 4 लाख रुपए की। ये तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखे, 4 लाख रुपए की खरीदी थी उसने, 5 साल पुरानी कार। 5 साल पुरानी कार उसने खरीदी। आपको कहे तो बहुत ज्यादा पुरानी है, बट उसने सर्विस रिकॉर्ड चेक किया, उसने देखा कि लोकल मैकेनिक से चेक करवाई, इंश्योरेंस चेक करे, सारी चीजें चेक करके उसने एक लग्जरी गाड़ी कम रेट में जरूर खरीदी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने 2 साल कार रखी, फिर उसने पैसे कमा लिए, उसने एक नई गाड़ी ली, उसने उसे बेचा और वो 3,70,000 की बिक भी गई। उसे सिर्फ 30,000 रुपए का नुकसान हुआ। 30,000 रुपए क्या है? 30,000 रुपए आप नुकसान भी क्या होगा? अगर कोई बिजनेसमैन है तो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, तो वो टैक्सेशन की हम अगेन बात कर सकते हैं। सो टैक्सेशन के ऊपर अगर आप चाहते हो थोड़ा सा हम एक अलग से एक वीडियो बनाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली आई थिंक इस वीडियो में हमने काफी इनसाइट्स देने की आपको कोशिश करी है, बिकॉज कार खरीदना एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है और उससे भी बड़ा होता है शायद घर खरीदना। तो अगर आप चाहते हो घर खरीदने के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई जाए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। कई सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, रेंट पे लेना चाहिए, अपना खरीदना चाहिए, कैसा खरीदना चाहिए, कितना बड़ा खरीदना चाहिए, कोई उसका फॉर्मूला है, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं अगर आप लोग बोलेंगे तो। सो इस वीडियो में हमने क्लियर करने की कोशिश करी है हाउ यू कैन गेट योर ड्रीम कार। हमने फॉर्मूले आपको कुछ जो रूल्स हैं मार्केट में फेमस रूल्स है उसके ऊपर बात करने की कोशिश करी। आपको 24-10 रूल के ऊपर भी हमने बात कर ली और ये इंपॉर्टेंटली बता दिया कि अगर आप कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हो तो वो 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी एनुअल इनकम की। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा जिससे लोग भी अपनी ड्रीम कार प्लान कर पाए और उनके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो से उनको क्लैरिटी मिल पाए, आंसर्स मिल पाए उनके डाउट्स के। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हम जर्नी में है तो और भी कई सारे सवाल हैं जो आपके होंगे, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपकी प्लानिंग से रिलेटेड, जो आपको आगे इन वीडियोस में मिलने वाले हैं। राहुल ने भी पैसे कमाने शुरू कर दिए, तो अब उसने गाड़ी प्लान कर ली है, घर भी प्लान करना है, टैक्सेस भी प्लान करने हैं। आने वाली वीडियोस में आपको मिलने वाले हैं उनके भी आंसर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।